जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो गणित के लेक्चर 1 से आप बिल्कुल देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। आज के क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे, सीखेंगे। साथियों, अगर आप गणित को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बिहार बोर्ड हो या फिर किसी भी प्रकार का बोर्ड हो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो खास करके ये जो एनसीईआरटी बुक है इस पर पकड़ बनाइए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बहुत सा क्वेश्चन आप बनाने के लिए अलग अलग पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं, लेकिन इस बुक का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से बनाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको प्रैक्टिस के रूप में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड कर देंगे और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बनाकर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिखा भी सकते हैं और हम आपके जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझाने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भी भेज दीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम को भी हम आपको सलूशन के रूप में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हर संभव आपको प्रयास किया जाएगा बेहतर करने का। बस आप एक ईमानदारी से प्रयास कीजिए कि क्लास को अच्छे से समझिए, अच्छे से सीखिए, एक एक बातों को कॉपी में, नोटबुक में नोट कीजिए और उस पर आप बारीकी से अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। गणित में आपको प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो गणित आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपका स्पीड बढ़े, आप उस क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर पाएँ। ये प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। अब का क्लास अब आप लोग को अच्छे से कंप्लीटली अच्छे से सिखाने के लिए हर एक लेक्चर को बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह आश्वासन ज़रूर हम देंगे, अब से क्लास बहुत ज़्यादा लंबा लिया जाएगा। क्लास में जैसे मान लीजिए 1.1 का चैप्टर होगा तो एक ही लेक्चर में 1.1 को लोघरा दिया जाएगा, उल्टा दिया जाएगा। आप अपने तरीके से जितना हो सकता है क्लास को एक दिन में 2 दिन में देखने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन हमारे तरफ से आपको एक लेक्चर में 1.1 तो दूसरा लेक्चर में 1.2, तीसरा लेक्चर में 1.3, चौथा लेक्चर में 1.4 को कम्प्लीटली इस तरीके से प्रत्येक लेक्चर में प्रत्येक पॉइंट को ख़त्म करना है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा उसको अलग लेक्चर में सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का अगर आपको अच्छे तरीके से बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको प्लेलिस्ट में ज़्यादा वीडियो भी ना दिखे और एक लेक्चर में एक चैप्टर को कम्प्लीटली आप कर पाएँ। इस तरीके से आपको वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी ज़बरदस्त रहेगा, हर एक क्वेश्चन पर बारीकी से बात होगा, समय ज़्यादा लगेगा। गणित में समझ विकसित करना है तो समय ज़रूर लगेगा। जैसे हम आपको देखिए अभी बातों के माध्यम से बस बताने का ही बात कर रहे हैं, समझाने का ही बात कर रहे हैं गणित कैसे पढ़ना है, कुछ पढ़ा तो नहीं रहे, लेकिन हमारे भावनाओं को आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो हम अपने भावना को बोलकर ही ना आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो मेरा भावना यही है कि आपको गणित में अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से सिखाना है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको कहानी सुनाते हैं, कहानी क्या आप अपने से सोचिए, आप उस कहानी को अपने से जी करके देखिए तो आपको कहानी समझ में आएगा। जैसे एक लड़का छोटा सा का लड़का जो है ना, वो जब साइकिल को देखता था तो उसके मन में भी आता था कि हम भी साइकिल चलाने सीखेंगे। तो पिताजी से जाके बोला, पापा जी हमको जो है ना साइकिल चाहिए, हम भी साइकिल चलाएंगे। तो पिताजी भी जो है ना किसी तरह से जोड़ तोड़ के पैसा को पूरा करके एक अच्छा सा साइकिल ला करके दिया, लेकिन बच्चा को साइकिल चलाने नहीं आ रहा था।
तो पहले उस साइकिल चलाने के लिए जब सीखने के लिए शुरुआत किया होगा, तो पहले साइकिल पकड़ के घर का ना शुरू किया होगा, पकड़ा होगा घर का ता होगा, आगे पीछे इधर से उधर घर का के जो है ना, पहले साइकिल को घर का ने सीखा होगा। फिर एक पैर उसमें घुसाता होगा, फिर सीट को पकड़ता होगा, हैंडल को पकड़ता होगा, पैर से धकेल के चलाता होगा धीरे धीरे। फिर उसी तरीके से धकेला धकेली करते करते बहुत बार गिरते पड़ते निचल की साइकिल चलाने आधा पैदल हप करके ढीप करके आधा पैदल मार के साइकिल चलाने का प्रयास करता होगा। लात ऊपर चढ़ाता होगा, फिर लात नीचे रख देता होगा, लात ऊपर चढ़ाता होगा, लात नीचे रख देता होगा। इस तरीके से पैर को ऊपर नीचे कर करके साइकिल को चलाने का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करते उस साइकिल चलाने सीख लिया। जब वो सीख रहा था तो समय लग रहा था, जब वो अब सीख गया आराम से ऊपर लकी बैठेगा, जितना मन हो उतना पैडल हुमच के मारेगा, जितना स्पीड उसको बढ़ाने का उतना बढ़ाएगा, जितना चाहे उसके हाथ में अब कंट्रोल है, कितना स्पीड बढ़ा सकते हैं, कितना पे चल सकते हैं, स्मूथ चलाना है, स्टाइल मारना है, साइकिल का चक्का उठाना है, अब उस बच्चा पर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है बाबू, ये गणित है, गणित में समय लगेगा समझने में, सीखने में। जब आप समझ जाइएगा, सीख जाइएगा, तो फिर आप अपने अनुकूल उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में 2 मिनट में 3 मिनट में 5 मिनट में प्रैक्टिस के अनुकूल आप समय को कम बेसी कर सकते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास बस यही है कि आपको एनसीईआरटी का जो ये कोर्स बुक है, इसका हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सिखा दूं, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से दूं, कॉन्सेप्ट बढ़िया से आपको समझ में आए, एक एक बातों को सिखा दे। बस हम ये ज़रूर कहेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सीख लिए, एनसीईआरटी को समझ लिए, तो ईमानदारी से कहते हैं आप कोनो पब्लिकेशन का बुक खरीद के ला करके देख लीजिएगा और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ईमानदारी से कहते हैं आपका किया गया मेहनत मेरे साथ ही हर एक पब्लिकेशन के पुस्तक का लगभग क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, लगभग प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़े हैं तो आपको गणित में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तरह बिल्कुल डर नहीं लगेगा। देखिए बाबू, बहुत से टीचर लोग का कहना है, बहुत से अनुभवी लोग का कहना है, कोई भी टीचर किसी एक विषय का स्पेशलिस्ट होता है। इस बात का हम भी समर्थन करते हैं। कोई भी टीचर अगर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है तो वाकई में ज़बरदस्त देता है, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि एक टीचर ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, ये भी नहीं कह सकता, ये भी कहना गलत होगा। तो इसीलिए इस बात को भी हम लेके चलेंगे। हम मैथ भी पढ़ाएंगे तो फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हिंदी व्याकरण भी पढ़ाएंगे, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाएंगे। और डिमांड होगा तो आपको हिंदी का बुक का हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ संस्कृत बुक को भी समझाने का प्रयास करेंगे। बस इतना हम कर सकते हैं इस सेशन में। इससे ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं, सोशल साइंस बचा तो ज़्यादा लोड ले लेंगे खुद पर तो कंट्रोल नहीं होगा और अच्छे कंटेंट को हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना हम अपने आप को बांध के आपके लिए काम कर सकते हैं उतना मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। इसीलिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ईमानदारी के साथ कहते हैं, अब की बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा ना वो आपका है। मेरे तरफ से फुल्ली आशीर्वाद। लाज लगेगा परीक्षा में बैठ के क्वेश्चन को देखने के बाद, यार कितना हौला हौला क्वेश्चन पूछता है, लाज लग जाएगा। का क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा आपको लगेगा गिरा हुआ है और आपका लेवल को इस लेवल लेके चले जाएंगे हम। आप बस ईमानदारी से जुड़े रहिए। ये 2026 आपका भविष्य का
निर्माण करेगा, ये 2026 आपको बनाएगा। आप अगर 2026 में खुद को बनाने के लिए चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ गंभीरता के साथ स्टडी कीजिए। एक रूम में अपने आप को बंद कीजिए, अच्छा सा टेबल बनाइए, उस पर बारीकी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का नोटबुक बनाइए। एक एक क्वेश्चन का जो है ना आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। गणित आपका है, विज्ञान आपका है, विज्ञान में ही गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो मतलब विज्ञान आपका है, ऐसा फील होने लगेगा है कि आपका मेहनत इसके साथ जुड़ा है। तो चलिए आज के क्लास को अब हम शुरुआत करते हैं। आज का क्लास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाना है। अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट का क्लास है बाबू, तो अच्छे से सिखाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सब क्या होता है समझाएंगे। ये एल्गोरिथम क्या होता है, एगो प्रेमिका मतलब ये नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो प्रेमिका नहीं, प्रेमिका यहाँ कुछ अलग चीज़ है। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से किसी भी चीज़ को सिद्ध किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम को बनाया जाता है, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से प्रश्नों को, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, इस बात को सीखने के लिए चलिए बहुत से क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं 2 से 3 में, 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो एक बार में 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अब इसी 3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 बराबर 2 गुना 1 जोड़ 1, ये 3 है, 3 बराबर ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला 1, 2 गुना 1 प्लस 1। अगर हम 4 से 17 में भाग दे, 4 बार में 16, 1 आया, तो यहाँ 17 को क्या लिखिएगा, 4 गुना 4 जोड़ 1, ये ना लिखिएगा। तो हम जो अभी ये 17 को इस प्रकार से लिखें, 3 को इस प्रकार से लिखे क्या, कहना क्या चाह रहे हैं हम आपको समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा। बचपन में आपको भाग दिया जाता था बनाने, तो भाग सही है या गलत है, इस बात को जानने के लिए आपको मास्टर लोग, गुरुजी सब आपको सिखाता था। देखो बाबू, देखो इधर 3 से हम दे दिए, 3 से नहीं 5 से दे दिए हम भाग 24 में, तो 25 नहीं खाएगा, तो 4 बार में खाएगा 20, 4 आया, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए ठीक, हम 23 से भाग दी, तो 5 चौके 20, तो शेष बचा मेरे पास 3। तो ये जो 23 है इसको हम लोग बोलते थे भाज, क्या बोलते थे, भाज। इसको बोलते भाजक, इसको बोलते भागफल, और इसको बोलते शेषफल, शेष, ठीक है। तो इसी को हम लोग बचपन में क्या सीखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही ना सीखे थे। अब इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए है जो 23 सबसे बड़ा है। अभी हम लोग को क्या दिया था, 5 दिया था और 23 दिया था। 5 और 23 में सबसे बड़ा कौन है, तो 23 है, और सबसे छोटा यहाँ 5 है। 5 और 23 में बड़ा कौन है, 23 है, इसीलिए इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। 23 बड़ा है 5 से, तो ये जो बड़ा है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और ये जो छोटा है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। 5 को हम लोग बी, बड़का को ए मान लिए और छोटका को बी मान लिए, ठीक है। और ये जो 4 आया है और ये 3 लाए हैं, 4 और 3, इसको हम लोग क्यू मान लिए, इसको आर मान लिए। आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए बड़ा वाला जो ये भाज है, भाज को हम लोग यहाँ पर ए माने हैं, यहाँ पर भाज को ए माने ना, 23 को ए माने,
5 को b माने हैं, तो भाज्य बराबर यहाँ ये भाज्य है, भाज्य को a माने हैं, भाजक को b माने हैं, अब भागफल को q और शेषफल को r माने हैं, तो a बराबर b गुना q और जोड़ r। इसी को जब अच्छा से लिखें तो क्या हो जाएगा, a बराबर b q और प्लस r। यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसको मिटाते हैं और एक बात और अच्छे से सिखाते हैं। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग को सीखना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल होता है, लेकिन शेष का मान, शेष जो है ना, शेष कभी भी a से बड़ा b से बड़ा नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है ना 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ये लाइन भी होगा। इस लाइन को हमको अब सिखाना है, समझिएगा, अच्छे से देखना, बस गौर कीजिएगा तो आपको सब बात समझ में आएगा। हम 2 से भाग दिए 3 में, 2 से भाग दिए किसमें, 3 में, तो एक बार में 2 शेष आया 1, ठीक है। 2 से भाग दिए, अच्छा 2 वाला कहानी बार बार काहे ले, दूसरा लेते हैं। 7 से भाग दिए 13 में, किसमें, 13 में, तो क बार में, एक बार में 7, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 6, कोई दिक्कत। 7 से भाग दिए 12 में, एक बार में 7, कितना बचा, 5। 7 से भाग दिए 11 में, क बार में, अरे बोलो ना यार, क बार में, एक बार में, यहाँ बचा कितना, 4। 7 से भाग दीजिए 10 में, एक बार में, 7, 3। 7 से भाग दीजिए 9 में, एक बार में, 7, 2। 7 से भाग दीजिए 8 में, एक बार में, 7, 1 बचा। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, बस 2-3 मिनट में हम लाइट को ठीक करते हैं। तो 7 से भाग दिए किसमें, 8 में, तो क बार में, एक बार में खाया, यहाँ शेषफल 1 बचा। फिर 7 से भाग दिए 7 में, तो एक बार में 7 आया, 0 आया। गौर कीजिए अच्छे से, ये जो 7 से भाग दे रहे हैं 13 में, 12 में, 11 में, 10 में, 9 में, 8 में, 7 में, ये सब अलग अलग भाग है, भाग दिए 7 से दिए। अब समझिएगा मेरी बात को, एक दो और एग्जांपल लेंगे। तो 7 से जब भाग दिए 13 में, तो शेष कितना आया, 6 आया। शेष आप गौर कीजिए तो ये 7 से कभी भी बड़ा नहीं आया है, 7 से हमेशा छोटा ही आया है, 7 से हमेशा छोटा आया है। 0 भी शेष आया है, तो शेष क्या होगा, शेष ये हम इसको 13 को क्या बोलेंगे, a बराबर यहाँ 13, b बराबर यहाँ कितना है, यहाँ b बराबर है 7, q बराबर कितना आया है, यहाँ 1 आया है, और r बराबर कितना आया है, 6 आया है। अब गौर कीजिए तो a का मान सब में जो है ना, a का मान सब में 12, 13, 12, 11 सब है ना सबका। उसके बाद b का मान सब में देखिए 7 है, b मतलब 7 से सभी में भाग दिए, 7 से सभी संख्या में भाग दी। अगर जब कोई बच्चा 7 से नहीं भाग दे करके 5 से 27 में भाग दे, तो 5 बार में 25 और यहाँ शेष बचेगा 2। तो यहाँ पर a का मान 27 है, b का मान 5 है, शेष r का मान 2 है, और q का मान भी 5 है। तो यहाँ पर भी गौर कीजिए तो शेष 2 आया, 5 से छोटा आया है। तो वही चीज तो यहाँ भी हम दिखाना चाह रहे हैं, 7 से सभी में भाग दिए, लेकिन शेष हमेशा 7 से छोटा आया। देखिए यहाँ भी छोटा आया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो शेष मतलब ये कि शेष हम लोग ये जो 7 है, 7 को क्या बोले, 7 को हम लोग b बोले हैं, ठीक है। तो शेष जब भी आएगा या तो 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, और आएगा कौन से ना, 0 से बड़ा या बराबर।
ये इसका कहने, ये जो जीरो है, जीरो से बड़ा या बराबर शेष हो सकता है। शेष क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। आर मतलब शेष, जीरो से बड़ा या बराबर। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है आर जो है जीरो से बड़ा है। भले इसको हम लोग पढ़ेंगे जीरो, जीरो बड़ा या बराबर किससे? आर से। जीरो से बड़ा भी हो सकता है शेष, बराबर भी हो सकता है शेष, लेकिन है जो b का मान 7, b का मान जो 7 है, 7 से कभी भी शेष बड़ा हुआ है क्या? किधरो हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो b का मान हमेशा शेष से बड़ा होगा, r से बड़ा होगा। तो ये वाला बात यही दर्शाना चाह रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? देखो बाबू, ये जो इतना हम लोग लिखे, इसी को पहले बच्चों जो भाग वाला तरीका को जांचने के लिए सीखते थे, इसमें क्या होता था, जैसे हम लोग 3 से भाग दिए 28 में, तो क बार में खाएगा? 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 8 बार में, न 9 बार में, 9 तिया 27, 1 बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 28 बराबर 3 गुना 9 जोड़ 1। मतलब ये, अब इसी को भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये लिखे। चलिए इसको इस तरीके से लिखने आप लोग सीखें। और लेते हैं, जैसे हम लोग 10 लिए और 3 लिए, 10 लिए और 3 लिए। जब 3 बड़ा 10 है, छोटा 3 छोटा है, तो 3 से 10 में भाग दीजिएगा, 3 बार में 9, 1 आया। तो इसको क्या लिखिएगा? इसको लिखिएगा 10 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो इसको भी इस प्रकार से लिखे। यहाँ पर भी शेष देखिए 3 से छोटा है, यहाँ पर भी शेष देखिए 3 से छोटा है। चलिए और लेते हैं, देखिए और क्या क्या हम लोग लेते हैं। लेने का तो बहुत कुछ ले सकते हैं। 4 से और 19 में, 4 और 19, 4 से भाग दीजिए 19 में, तो 4 चौके 16, यहाँ बचा 3। यहाँ पर भी देखिए तो शेष जो है ना 4 से छोटा आया, बड़ा आ ही नहीं सकता। अगर तो यहाँ 4 आता तो एक बार में खा लेता, कोई दिक्कत। यहाँ 4 आएगा ही नहीं। अबे 4 आता तो इधरे हम ज़्यादा गुणज बड़ा लेकर के ना आगे बढ़ते हैं। तो शेष जब भी आएगा, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल में जो ये भाजक है, भाजक से हमेशा छोटा होगा। क्या होगा? शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो 4 से यहाँ शेष छोटा है। समझो गणित है, गणित को आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। गणित सभी के लिए भारी हौला होता है, ये हम नहीं जानते। गणित उनके लिए भारी हो सकता है जो प्रैक्टिस नहीं करता है, लेकिन जो गणित में मेहनत करता है, शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे उस पर मेहनत कर उस पर विजय प्राप्त करता है, तो गणित उनके लिए हौला हो जाता है। अगर आप 10वां में अच्छे से बाबू मेहनत नहीं कीजिएगा, तो 11वां 12वां में आपको मजबूरी में आर्ट्स लेना पड़ जाएगा। आर्ट्स लेने के बाद आप बहुत कुछ सोशल साइंस के बारे में सीखिएगा। आर्ट्स भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, कंपटीशन वनडे एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो साइंस को आप रट के नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर आप 10वां के बाद आर्ट्स लेते हैं, तो आपको साइंस समझने का एक अच्छा सा समय नहीं मिलेगा। फिर आप किसी का फाउंडेशन कोर्स खरीद के या फिर किसी के पास साइंस पढ़िएगा, तो उतना अच्छा सा समय आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अभी सीखने का भूख है, आप सीखने के लिए अभी ललायित हैं। तो 11वां 12वां आप अच्छे से अगर मैथ साइंस या बायो साइंस लेते हैं, साइड में मैथ रख लीजिए या साइड में बायो रख लीजिए, सब रखिए। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको हर एक विषय को गहराई से पढ़ने का 2 साल का अच्छा खासा समय मिलेगा। उसमें आप ईमानदारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ को ही सिर्फ पढ़ रहे होंगे। बाकी बात आर्ट्स वाला भी इंग्लिश हिंदी पढ़ेगा,
आप भी इंग्लिश हिंदी पढ़िएगा, कॉमर्स वाला भी इंग्लिश हिंदी पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जहाँ कोई 10वां के बाद साइंस लिया है तो वो बेस्ट ऑप्शन को चुन लिया। बेस्ट ऑप्शन को चुनने के कारण से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आप भर सकते हो। आर्ट्स वाला हर एक एग्ज़ाम को नहीं भर सकता है, लेकिन साइंस वाला किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म को भर सकता है, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म को, क्या वो अपर लेवल में चला गया, उसके पास सभी प्रकार का शक्ति है। आर्ट्स वाला सब एग्ज़ाम नहीं भर पाएगा। आर्ट्स वाला एनडीए एयरफोर्स सब का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। एनडीए एयरफोर्स सब के लिए साइंस चाहिए होता है, ठीक है। नीट के लिए बायोलॉजी चाहिए होता है, ठीक है। जीमेन के लिए जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए होता है। आर्ट्स वाला नहीं भर सकता है। आर्ट्स वाला को अपना डिपार्टमेंट है। हाँ बोलेगा आर्ट्स वाला यूपीएससी फाइनल कर सकता है, आर्ट्स वाला जो है ना आईएएस आईपीएस बन सकता है, भ्रम में है। आर्ट्स वाला नहीं भर सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास का लोग, गरीब घर से उठा हुआ, आर्ट्स पढ़ के आया हुआ, बोलेगा हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, कर सकता है, उसका अपना इच्छा है। लेकिन बाबू बुद्धि चाहिए होता है यूपीएससी के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए। वहाँ पर इंजीनियरिंग किया हुआ, नीट किया हुआ स्पेशलिस्ट सब जो है ना लाइन लगा करके रहता है। 5 लाख में से मात्र जो है ना 1000 बच्चा का सिलेक्शन होना है, 5000 में से 1000। इसीलिए आप लेवल का भी विद्यार्थी उसमें तैयारी कर रहा होता है, लो लेवल का भी तैयारी करने के लिए उसमें प्रयास करता है। यहाँ पर बाबू सीधा सीधा एक कथन कहना है, आप अभी अपने आप को बनाइए, खुद पर काम कीजिए, खुद को मेहनत कर अपने आप का निर्माण कीजिए। आप अपना बेसिक अभी समय है ठीक कर लो बाबू, शिद्दत के साथ मेहनत करो। कामयाबी शोर ज़रूर मचाता है, बस कामयाबी के लिए जो तपस्या, जो त्याग करना होता है वो आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको अपना बलिदान देना ही होगा। ये भ्रम में मत रहो कि आर्ट्स लेने वाला विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनता है। आर्ट्स लेने वाला विद्यार्थी अगर जब फार्म भर रहा है यूपीएससी का, तो साइंस वाला को क्या दही जमाया हाथ में, वो नहीं भर सकता है क्या? साइंस वाला भी भर सकता है। और साइंस वाला के पास थोड़ा बुद्धि में मैच्योरिटी रहता है, वो अच्छे तरीके से सोच पाता है, अच्छे तरीके से डेवलप करता है खुद को, और रूम में बैठ के पढ़ने का अलग उसका एक्सपीरियंस होल्डर रहता है। इसीलिए साइंस वाला सब जल्दी आगे बढ़ता है। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, आप अपने से सुझाव को ले सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, इसको आप पर नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अच्छे से सीखने के लिए आपको गणित में मेहनत करवाते हैं। आप गणित में मेहनत कीजिए। देखिए हम इसको सिखाना चाह रहे हैं और कोई विशेष बात नहीं, इसको सिखाना चाह रहे हैं। ये सीख लिए बस हो गया। अभी जैसे यहाँ देखिए 4 से भाग दिए, शेष 3 आया, सीख ही गए होंगे, फिर भी हम और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत आपको? ठीक, 3 से हम 81 में भाग दिए, का बार में 2 बार में खाया, 6 आया। यहाँ बचा कितना? 2, 1 आया, 27, 3 सते 21, यहाँ 0 आया। अब देखिए शेष 0 आया है। 0 मतलब पूर्ण संख्या, 0 मतलब पूर्ण संख्या। तो शेष देखो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 3 से हमेशा छोटा आएगा, मतलब 20 से हमेशा छोटा आएगा। क्या ये बात आप सीख पा रहे हैं? सीखे। अब इसी को हम लोग बचपन में क्या करे हैं, 81 बराबर हम लोग लिखेंगे 3 गुना 27 अब प्लस 0। अब इसी रूप को जो हम लोग लिख रहे हैं, इसी रूप को तो हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ बड़का चीज नहीं है। ये जो हम लोग भाग दिए, भाग देने के बाद सभी को व्यवस्थित तरीके से लिखे, उसी को तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। सीधा सीधा कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं।
इसी को हम लोग छोटा रूप में करने के लिए क्या किए, भाज्य को हम लोग ए माने, सबसे बड़ी संख्या को ए माने। हमको दो गो पूर्णांक दिया रहेगा, एगो भाज्य एगो भाजक। ये दोनों तो हम लोग अपने से लाए हैं, Q और R हम लोग अपने से लाए हैं, और ये भाज और भाजक दिया रहेगा, इसको हम लोग B माने। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग B माने हैं, इसको A माने। इसी को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा तो A बराबर B गुना Q, तो BQ प्लस R, A बराबर हो गया BQ प्लस R। अब यहाँ पर R जो है ना, R को थोड़ा जहाँ पर एक बात दिखा दीजिएगा, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B, इसका मतलब ये हुआ R शेष का मान 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है। R का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से कभी बड़ा नहीं हो सकता। R का मान B से बड़ा नहीं हो सकता है, R का मान भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। R मतलब शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। ये आपको बोलने के लिए चाह रहा है, यही बोलना ही चाह रहा है। क्या आप इस बात को समझे? बस सीख गए, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बातों को, किताब में जो हर एक बात है लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िएगा, जो सब इम्पोर्टेंट बात है वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। चरणबद्ध मतलब प्रोसेस से, एक चरणबद्ध चरण जो है ना प्रोसेस से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एक चरणबद्ध मतलब चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 के द्वारा कोई भी समस्या को हल करना ही एल्गोरिथम है। जैसे एग्जांपल में हम आपको करके दिखाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम बोले 12 और 18 का HCF ज्ञात करें। 12 और 18 का HCF ज्ञात करें, तो आपको 12 और 18 का HCF निकालने के लिए 12 से 18 में भाग दीजिए। एक बार में 12, यहाँ 6 आया, फिर 12, 6 से 12 में भाग दिए तो 2 बार में 12 आया, यहाँ पर 0 आ गया, शेष 0 आ गया। इसी को अब पहला चरण में क्या 18 है, 18 में किससे भाग दिए, समझना, वक्ताना नहीं, समझना, वक्ताने का जरूरत नहीं, आप आराम से रहिए, हम आपको समझाएंगे। 18 में किससे भाग दिए, 12 से, तो 12 गुना 1 जोड़ 6, शेष 6 बचा था। अब यहाँ तक हम उतार लिए पहला चरण। अब ये दूसरा चरण, यहाँ से 6 से भाग दिए 12 में, तो यहाँ पर ये जो 6 है, यहाँ ये 6 लिखिए, ये जो 12 है यहाँ लिख दिए, और ये 6 है यहाँ लिख दिए। 6 से भाग दिए 12 में, तो 6 गुना 2 और जोड़ 0। ठीक है, अगर शेषफल 0, यहाँ R का मान 0 नहीं आया, यहाँ R का मान 0 आ गया, इसीलिए HCF 12 18 बराबर कितना HCF आया, के भाग दिया, जो 0 ला दिया तो 6 भाग दिया, ये HCF 6 हो गया। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी प्रोसेस से बनाना है। बस ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाप क्वेश्चन है। इसको अच्छे से हम और बढ़िया सिखाएंगे। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, चरणबद्ध है। प्रक्रिया में चरण आया, पहला चरण, दूसरा चरण, यही चरण, इसी चरण को ही जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में चरण एल्गोरिथम का उपयोग किया है। यूक्लिड बाबा का जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन मतलब यूक्लिड ने विभाजन विधि से एक प्रक्रिया दिया, एक प्रोसेस दिया, एक एल्गोरिथम, एक मतलब एक चरणबद्ध प्रक्रिया दिया, जिसके माध्यम से HCF निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से सीखिएगा, घबराइए नहीं, उकताना नहीं है, गणित है बाबू, बार बार हम यही बोलेंगे, उकताना नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़िएगा, वहाँ आपको 1 बार 2 बार बताएगा, दो समझे ना बुझे, ह उतार रहे, है ऐसा, है ऐसा,
और फिर सर से भी जो है ना धीरे धीरे आप दूर हटने लगिएगा, डरने लगिएगा। गणित एक ऐसा विषय है जहाँ थोड़ा सा भी आपको डर लगा तो गणित आपको पूरा जोर से डर लगा देता है। गणित में एक ऐसा काम करना होता है कि डर को भगाना होता है। डर रहे हैं तो गणित नहीं समझ में आएगा, डर नहीं रहे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं तो ईमानदारी से मस्ती से एकदम 10वां में यार अब की बार 10वां मज़ा आ गया, मज़ा आ गया और अच्छे से मज़ा आएगा। हम आपको मज़ा देने नहीं आपको सिखाने आए हैं, तो आराम से रहो, आपको हर एक बात को सिखाएंगे। ईमानदारी आपके अंदर में बस भर दे, जिंदगी आपका सफलता की ओर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अच्छे से समझो, सीखो, तब फिर लिखने का प्रयास करो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में हम लिए 135 225, ठीक है, लिए। अब 135 से 225 में भाग दीजिए, दे दो बाबू, 135 से 225 में भाग दे दो, देगा 135 से 225 में भाग दो। अब देखो 135 225 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा। ऐसा करते हैं, हम इधर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं और इधर लिखते हैं। अरे यार आज 135, यहाँ देखो 135 है 225 है, ये दोनों में बड़ा कौन है 225, तो 225 में 135 से भाग दीजिए। कई बार में खाएगा, कई बार में खाएगा, एक बार में खाएगा या 2 बार में खाएगा। ध्यान से सुना, 135 गुना 2 करेंगे 270 हो जाएगा। यहाँ पर है कितना 125, इसीलिए एक बार में खिलाएं 135 आया। 5 में 5 गया 0, यहाँ बचा 12 में 9 गया 3, 12 में 3 गया 9 और 1 में 1 गया 0, ठीक है। यहाँ 0 को हम लोग कट्टम कुट्टी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 225 और 135 से भाग दिए तो 225 भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, तो 225 बराबर क्या लिखिएगा 135 गुना 1 जोड़ 90, ये पहला हो गया। अच्छा से जहाँ और बढ़िया से अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहां पर लिखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा भी। ये लिखने के बाद, ठीक है, अभी पूरा प्रोसेस नहीं समझाना है, इतना सब लिखने के बाद इसको यहां से लिखते तो फिर अच्छा से समझ में आता। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा 135 225 1 90 आया है, तो 225 यहाँ लिख लीजिएगा चरण 1 चरण 2 चरण 3। नंबर यहाँ देना चाहते हो दे लो, नहीं देना चाहते हो नहीं दे लो, खैर ये सब होता है, इग्नोर करो, बाहर में जाए। 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90, और यहाँ आर का मान 0 नहीं आया है, तो आर का मान 0 नहीं, आर का मान 0 नहीं है ना आया। अब ये 90 जो है ना 135 में भाग देगा, ये रफ में करना है, ये है नंबर लेने वाला तरीका। 90 एक के बार में खाएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो 5 और यहाँ 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जहाँ आपको लिखना तो 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, यहाँ भी आर का मान 0 नहीं आया है, आर का मान 0 आना चाहिए। 90 में भाग दीजिएगा, 2 बार में 90 आ गया, यहाँ 0 आ गया, तब यहाँ क्या लिखिएगा 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0, ठीक है। यहाँ आर का मान 0 आ गया है, तब यहाँ लिखिएगा अतः
या फिर इसलिए लिख लो, इसलिए HCF कितना 225 और 135 बराबर 45। भाग देने पर किससे जीरो आया है? 45 से, इसीलिए HCF बराबर हो गया यहाँ 45। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या निकाला जा सकता है? तो वो है HCF। अब देखिए चरणबद्ध प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ चरण 1, चरण 2, चरण 3, 3 चरण में ये निकला है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड गणितज्ञ का नाम है, एक गणितज्ञ है। विभाजन मतलब भाग दे करके, भाग देने वाला एक विधि है, और एल्गोरिथम का मतलब हुआ चरणबद्ध, चरण तरीके से इस समस्या का हल करना। किसी भी समस्या का चरणबद्ध, चरण तरीके से ही हल करना एल्गोरिथम कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काहे है? यूक्लिड चाचा ने एक HCF निकालने का, हाई कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्तक निकालने का एक विधि दिया। उस विधि का क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड गणितज्ञ है। विभाजन विधि से HCF निकालने के लिए एक नियम दिया है, बस इतना ही है। क्या समझे? चरणबद्ध चरण प्रक्रिया। चरणबद्ध चरण मतलब एक प्रोसेस ऐसा जिसमें चरणबद्ध चरण, चरण दर चरण तरीके से विभाजन प्रक्रिया कर, एल्गोरिथम का उपयोग कर जो है ना HCF को ज्ञात करना है। क्या समझे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? चलिए अब एक एक करके अब भाषा को नोट करते हैं। शायद हम आपको समझाने में सफल हो पाए या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार का अभी 1.1 NCERT का 1.1 जब पढ़ाएंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसा हम अपने से आपको बना करके देंगे। हमको नहीं पता आप कितना मेहनत कीजिएगा, नहीं पता हमको, क्या हमको यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे आगे में बस कैमरा है, वो भी मोबाइल का कैमरा है। मेरे पास उतना व्यवस्थाएं नहीं है कि हम ज़्यादा बड़ा का कैमरा लगाए होंगे। नहीं बाबू, हमारे पास मोबाइल का ही एक कैमरा है। मोबाइल का कैमरा में से ही हम रिकॉर्ड करके आपको हर एक कंटेंट को दे पा रहे हैं, सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस आप सीख गए, यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। आप अच्छा रिजल्ट बनाइए, अच्छे से ज़िंदगी को जी पाएँ, बस मेरा प्रयास यही है। आपको कितना मेहनत करना हमको नहीं पता, बस हमारे तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको सिखाने में किसी भी प्रकार का कसर हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे ऑफलाइन में चाहे कितना भी धुरंधर काहे ना हो। ईमानदारी से कहते, जितना भी धुरंधर आया गया आने दो, हमारे तरफ से उतना हम जरूर दे देंगे जितना धुरंधर भी देने से पहले 10 बार सोचेगा। हाँ पक्का। हम बोले ना, किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन का पुस्तक आप उठा लीजिएगा, गणित का किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन का पुस्तक उठा लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, हम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम आपको आने वाले भविष्य में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। अच्छे से पढ़ो बाबू, सफलता जरूर मिलेगा आपको। चलिए अब नोट कीजिएगा बात को। पहला, चल बाबू तू मिटा जा। तू एल्गोरिथम क्या है? एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। आगे प्रमेयिका, प्रमेयिका मतलब लेमा, इसको या लेमा भी कहते हैं। प्रेमिका नहीं बोलिएगा, प्रेमिका। ठीक है, मतलब यह जो है ना सिद्ध किया हुआ कथन है। प्रेमिका या लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। सिद्ध क्या हुआ कथन, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय तभी आप नहीं पढ़े होंगे। पाइथागोरस परिमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसका उपयोग हम लोग कर्ण लंब आधार निकालने में करते हैं। क्या सही है कि नहीं? इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, चरण नहीं है, इसमें सिर्फ एक फार्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, कर्ण निकालना है तो लंब आधार का वर्ग को जोड़कर अंडर रूट कर लो, निकल गया। तो यह एक सिद्ध क्या हुआ कथन है। तो प्रेमिका सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जा सकता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो उतना देर से पढ़ा रहे थे वही बात है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, दो का पूर्णांक लिए हैं, देखिए 135 225, दो धनात्मक पूर्णांक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी मान लिए हैं, ए और बी, ये जो दो संख्या दिया इसको माने हैं ए और बी। ठीक है, तो दो संख्या दिया रहेगा तो उसको एगो वर्ग की संख्या को ए मान लेंगे और उससे जो छोटा रहेगा उसको बी मानना है। वर्गीय को ए मानना है, छोटकी को बी मानना है। तो ए और पी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यहां क्यों बोल रहा है? क्या कि शेष का मान देखना 0 भी आया था, और भाग अगर जहां आप देना चाहते हैं, जैसे हम मान लो 3 से भाग दिए 7 में, तो 3 दूनी 6 1 आया। हमारा मन है 7 में 0 से भाग देने का, तो 0 बार में 7 से 0 में 7 से भाग 0 से भाग दीजिएगा तो अनंत हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। यहां पर एक बात और होगा, ठीक है, B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां अगर हम अभी 0 से भाग दे रहे थे 3 में, ये तो गलत बात नहीं हो जाएगा। 0 से 3 में भाग नहीं दे सकते हैं, तो B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। B का मान अगर किसी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वो परिभाषित हो जाएगा, इसीलिए B का मान 0 नहीं होना चाहिए। R का मतलब शेषफल, शेष 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे, अब इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। गणित के बुक में जो भाषा दिया है उस भाषा को पढ़ने का प्रयास करते हैं बस। तो भाषा को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ के हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का बस प्रयास कीजिए। अब हो गया, कंप्लीट हो गया, फिर अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन समझा देते हैं जो कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये देखो बाबू, सबसे पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लीजिएगा एल्गोरिथम। गणित का चैप्टर 1 लिखिए। सबसे पहले लिखिए वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम है बाबू वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का नाम लिख के अब इसके नीचे में लिखिएगा एक एक करके स्टार पॉइंट। वैसे वास्तविक संख्या का हेडिंग जो है ना, आप जब परिमेय संख्या व परिमेय संख्या सबके बारे में लिख रहे होंगे तो वहाँ भी लिखे होंगे, तो उसके वो परिमेय के बाद वास्तविक संख्या का भी परिभाषा पढ़ा देंगे, वहाँ तक लिख लिए। उसके बाद जो है ना ये लिखिए एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम के बाद लिखिए प्रेमिका। हम भी तो प्रेमिके पढ़ दिए जी, प्रेमिका। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया, सही है। या लेमा, और फिर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसमें क्या लिखना है? दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्या A और B दिया रहेगा, लेकिन जो और हम लोग अपने से निकालते हैं वो पूर्ण संख्या होता है। अब यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि,
अब इस बात को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपको महसूस कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा और एक बार हम समझाते हैं, समझना। 3 गो भाग यहाँ और देते हैं, समझना बस। जैसे हम भाग दिए 2 से 3 में तो एक बार में आया, ठीक है। 2 से 3 में भाग दिए तो एक बार में आया 2, यहाँ बचा शेष 1, ठीक है। हम 2 से भाग दिए 2 में तो एक बार में आया, यहाँ आया 0, सॉरी, यहाँ आया 2, यहाँ आ गया शेष 0। हम 2 से भाग दिए किसमें, 1 में, तो 2 से भाग 1 में लगेगा नहीं, इसीलिए हम 0 बार में खिलाएं। जब 0 बार में खिलाएं तो क्या हो गया, यहाँ 0 आया और यहाँ 1 शेष बच गया ना जी। अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो अच्छे से समझो। थोड़ा सा यहाँ देखो, मेरा जो Q का मान है 0 भी आ रहा है, R का मान भी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो Q और R पूर्ण संख्या हो सकता है ना, हो गया है ना। तो इतना आप अच्छे से फील कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन याद रखिएगा Q और R पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है जी, 1 2 3 4 5 सब चलेगा। चलो ठीक है, जहाँ तक हम सिखा पाए ठीक है, समझिएगा। अब एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ। इस बात का अनुभव करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 17 से 6 से 17 में भाग दे लो, 5 से 12 में भाग दे लो, 20 से 4 में भाग दे लो। सब लिखा है, भाग दे करके लिखा है, जैसा कि हमने पहले उदाहरण में किया था। यही भी प्रत्येक युग्म के लिए संबंध लिख सकते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अब यहाँ देखिए 17 से 6 में भाग दीजिए, वो देगा भाग। थोड़ा हम आपको भाग दे करके दिखा देते हैं। 6 से 17 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में 12, यहाँ बचा 5। इसी को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 17 को क्या लिखिएगा, 17 बराबर 6 गुना 2 जोड़ 5। यहाँ देखो ना लिखा है क्या, यहाँ देखो लिखा है 6 गुना 2 जोड़ 5 ना। अब यहाँ देखिए उसी तरीके से 5 से 12 में भाग दिया है, 5 से 12 में भाग दिया है, 5 से 12 में भाग दिया नहीं, 12 में 5 से भाग दिया है। अब ध्यान से सुनो, 12 से भाग दिया किसमें, 12 से भाग दिया है 5 में, कब बार में, तो 0 बार में। यहाँ आया 0, शेष बचा 5, तो 12 गुना 0 प्लस 5, यहाँ लिखा है 12 गुना 0 प्लस 5 लिखा है ना। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है 20 में भाग दिया 4 से, तो 4 गुना 5 प्लस 0। तो यहाँ पर देखिए कभी 0 में Q आ रहा है, कभी R का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा, अर्थात धनात्मक पूर्णांक A और B के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसा पूर्ण संख्या Q और R ज्ञात कर चुके हैं कि A बराबर BQ प्लस R, कोमा जहां 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। 0 छोटा है किससे, यहाँ पर ये छोटा या बराबर R से बड़ा B, मतलब R का मान B से छोटा है। आप अच्छा से पढ़िएगा तो ये इसको ऐसे पढ़िएगा, 0 छोटा है किससे, R से, या फिर बराबर है R से, और R छोटा है B से। सही पढ़ने का अर्थ यही है। उतना देर से हम आपको समझाने के लिए आपको पढ़ा रहे थे कि देखिए होता क्या कि मास्टर लोग यहाँ पर गड़बड़ कर देता है। गड़बड़ क्या करेगा, और आपको उसी आधार पे उस समय सिखाना था, क्या कि आप लोग को अगर जो सीधे उठा करके पटकेंगे ना, मतलब दो मास्टर समझाता नहीं है बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पर एक बात अच्छे से समझाते हैं। मास्टर लोग क्या करता है, बच्चा में हम लोग को उतना बुद्धि नहीं रहता है, तो मास्टर लोग बोलता है धोर अभी इसको समझा करके किसी तरह से निकालते हैं, नहीं तो फिर भारी लग जाएगा, बोलेगा भारी लगता है। सही चीज़ सही तरीके से नहीं समझाता है, बस समझ में आता है, सही बना लेते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं, चलो बाबू तंडा पीछे चलो, हाँ यहाँ, हाँ चलो, तो
जैसे हम आपको समझा, जैसे बोलेगा 3 और 7 में दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलेगा 7 बड़ा है। तो जो बड़ा है ना उधर बोला रेखा बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाएगा, तो बड़ा जिधर रहेगा उसको टोपी पिन्हा दो, ठीक है। और जो छोटा रहेगा उसको तीर ऐसा मारने वाला दिखा दो। जैसे हम यहाँ लिए 16 और यहाँ लिए 3, अभी दोनों में बड़ा कौन है 16, तो बोलेगा इधर टोपी पिन्हा दो। या तो ऐसे समझाएगा, या तो बोलेगा जो बड़ा रहेगा उसको टोपी पिन्हाओ, जो छोटा रहेगा उसको तीर मारो। जैसे हम लिए यहाँ 17, यहाँ ले लिए 19, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये 19 बड़ा है, तो 17 को तीर मार दो, भाला मार दो, मतलब ऐसा, मतलब इसको टोपी पिना दो, इधर रेखा बहरता हुआ दिख रहा है इसीलिए ये बड़ा है, ऐसे समझाता है। लेकिन आप जब बच्चा में पढ़ेंगे तो उस समय ऐसा भी बात आया होगा, इस तरीके से छोटा बड़ा बराबर का उपयोग करें, इस तरीके से बोलता होगा। तो ये छोटा का सिंबल है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, मतलब ये बड़ा का सिंबल है, ये बराबर का सिंबल है, ये छोटा दर्शा रहा है, ये बड़ा दर्शा रहा है, ये बराबर दर्शा रहा है। लेकिन वहां पर इसको उसको टोपी पिना दो वाला बाद में कंफ्यूजन होता है बच्चा को। इसीलिए शुरू में हम आपको क्या बोल रहे थे, 0 बड़ा या बराबर R से बड़ा B, 0 का मान R का मान 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब B का मान क्या होगा, R से हमेशा बड़ा होगा। ये सही प्रोसेस नहीं है पढ़ने का। अब यहां से सही पढ़ाते हैं। 0 छोटा है R से, तो यहां पर हम छोटा बोल रहे हैं, छोटा लिखा है, ये छोटा है, लेकिन उस समय जो पर वो मतलब सही दे रहा है, लेकिन पढ़ने का तरीका गलत है। 0 छोटा है R से, R छोटा है B से, और यहाँ पर जो ये बराबर, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर जो बराबर है इसका कहना है 0 बराबर है R के, R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से सही तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ, अगर ना इसको इस तरह से लिखते, B बड़ा है R से, R बड़ा है 0 से, हाँ यहाँ पर ये सही तरीके से पढ़ाएगा। B बड़ा है R से, R बड़ा या बराबर है 0 से, ये सही तरीका है। लेकिन एक के बारे में जब सही पर आ जाइएगा, उतना दिन से गलती कर ले आ रहे थे, तब वहाँ पर दिक्कत होगा, ठीक है। हमको भी पता था कि हम शुरू से जहाँ तक गलत कर रहे हैं, आपको पता नहीं चला होगा। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं हुआ होगा तो आप उस समय हाँ सही है, लेकिन अब सुधरने का दिन आया है, अब सुधरिए। हाँ, हम मानते हैं हमसे भी बहुत जगह गलती होगा, इंसान है तो गलती होगा, लेकिन उतना बड़ा भी गलती नहीं कर देना है कि बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट खराब हो जाए, तो ये गलत बात है। बहुत अच्छे से सिखाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलती इंसान है तो हो सकता है, ठीक है। तो इस छोटा छोटा गलती को आप भी इग्नोर कर दीजिएगा। जहाँ जैसे मान लीजिए गणित में लिखते समय होता है क्या, 4 लिखना था 7 लिखा गया, आपको पता है वहाँ 4 लिखाएगा, तो वहाँ पर आप इग्नोर करके 4 लिख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और है, विद्यार्थी लोग में क्या होता है, मास्टर लोग पे इतना आँख कान मुन के विश्वास है, ना वहाँ लिख लो जो 7 तो जरूर कोई बात हो तो वहाँ पर फिर आपको मास्टर के प्रति जो समर्पण भाव होता है वैसे होना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा मिस्टेक लिखने में होता है बाबू, उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। बातें को समझो तो फिर आप गणित को भी समझने लगिएगा, गणित के प्रति प्यार भी जगने लगा। मेरे साथ जुड़ल है तो ईमानदारी से करते हैं, गणित मजा देगा, आपको आनंद देगा, गणित आपको फील होगा, भारी नहीं लगेगा। मेहनत करवाना और मेहनत करना दोनों आता है, बस सफलता आपके दामन हो, आपको मेहनत करना आना चाहिए। तो चलिए अब पूर्ण संख्या हमने बोली, वो भी बोला ना पूर्ण संख्या, हम जो बोल रहे थे सब बात देखिए हम कहाँ से पढ़ाते हैं, बुके पढ़ते हैं हम भी, आप भी बुके पढ़िए।
यहाँ लिखा ना, अर्थात धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी पूर्ण संख्या q और r ज्ञात कर चुके कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर, जहाँ 0 छोटा है r से या बराबर है r से, और r छोटा है b से, r छोटा है b से। बस यही बात था। आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहता है। ध्यान दीजिए, Q या R शून्य भी हो सकते हैं। Q का मान, R का मान 0 भी हो सकता है। हमने बोल रहा लेकिन हम कर करके दिखाए थे आपको। Q का मान 0 लाए थे हम, नहीं, Q का मान 0 ला करके दिखाएं, शेष का मान भी 0 ला करके दिखाएं। चलिए ठीक है। अब आप धनात्मक पूर्णांक a और b के निम्न युग्मों के लिए पूर्णांक q और r ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। 10 है, 3 है, यहाँ पर देखिए 3 से 10 में भाग दीजिए, 3 बार में 9, 1, ठीक है। q मान यहाँ 3 आया, r का मान 1 आया। 4 से 19 में भाग दीजिए, 4 चौके 16, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर ये आया। फिर कहता है 81 और 3 है, तो 81 में यहाँ 4 का मान पहले दिया है, 19 का मान बाद में दिया है, तो यहाँ पर 4 में भाग देना है 19 से, तो 0 बार में, यहाँ पर देखिए यहाँ शेषफल 4 आ गया और यहाँ 0 आ गया। फिर कहते हैं 81 है, 3 है, 81 में 3 से भाग दीजिएगा, 27 या 81, यहाँ 0 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शेष आया 1, Q का मान, भागफल का मान आया 3, तो यहाँ पर R का मान आया है 1, Q का मान आया है 3, यहाँ पर R का मान आया है 4, यहाँ R का मान आया है 4, Q का मान आया है 0, यहाँ पर R का मान आया है 0, Q का मान आया है 27। अब गौर करो, यही ना बोल रहा है, Q और R का मान 0 भी हो सकता है और R भी हो सकता है। देखिए बाबू, गणित को लाइन बाय लाइन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सिखाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहना क्या था वो बताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हिसाब बनाना भर की बात नहीं है, हिसाब बनाने लायक बनाना भर की बात है। तो आपको बनाना है ना, तो ईमानदारी से बनाएंगे। आप कोनो कोचिंग जाके पढ़िए, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मेहनत आप ही को करना होगा। बस यही है कि आपको मोबाइल में हमारे द्वारा आपको डायरेक्टली घर में हम उपलब्ध कर रहे हैं। आप इस बात को नहीं महसूस कर पाते तो कोई बात नहीं बाबू, निश्चिंत होकर के आप स्वतंत्र है, जहाँ पढ़ना चाहते पढ़िए। लेकिन हमको भाई आपको बनाना, जो ईमानदार होगा, जो समझना चाहता होगा, तो वो हमारे साथ निश्चिंत आत्मा परमात्मा सब को साथ में लेकर ईमानदारी से जुड़ कर पढ़ेगा। क्योंकि ये जो है ना शिक्षा का लाइन है, इसमें मेहनत, संघर्ष, प्यार सब समझ में आने लगेगा उसको। क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि Q और R अद्वितीय है? ये ही केवल ऐसे पूर्णांक हैं जो प्रतिबंधों a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से 0 छोटा या बराबर r से छोटा, r छोटा b को संतुष्ट करते हैं। आपने यह भी समझ लिया होगा कि यह लंबी विभाजन प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लंबी विभाजन प्रक्रिया और क्या है? सही बात है, लंबी विभाजन पर, ये सब पे हम बहुत बात कर चुके हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं की। यह लंबी विभाजन प्रक्रिया का अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिसे आप इतने वर्षों तक करते चले आए हैं, तथा Q और R को क्रमशः भागफल और शेषफल कहा जाता है। इस परिणाम का औपचारिक कथन निम्नलिखित है। R को शेषफल और Q को भागफल कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बच्चा का दिमाग में क्वेश्चन उठ गया, भैया है ओ द्वितीय मतलब की होले? ओ द्वितीय, ये क्वेश्चन नहीं उठा होगा। ओ द्वितीय का मतलब, ओ मतलब जैसे ओ सत्य, ओ सत्य का मतलब सत्य नहीं है।
ओ धर्म का मतलब धर्म नहीं है। ओ द्वितीय का मतलब इसमें दूसरा कोई भाग देने वाला अब नहीं है, इसमें कोई दूसरा भाग नहीं, इससे ज्यादा दूसरा नहीं आ सकता है, यही ओ द्वितीय है। ओ द्वितीय मतलब दूसरा नहीं है। समझे? क्या क्वेश्चन, क्या उत्तर आपको संतुष्टजनक लगा? ओ धर्म मतलब धर्म नहीं, ओ सत्य मतलब सत्य नहीं, ओ द्वितीय मतलब दूसरा नहीं, अकेला है अब। ठीक है, तो ओ द्वितीय क्यू और आर, क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ कि क्यू और आर ओ द्वितीय है? क्यू और आर ओ द्वितीय है, मतलब दूसरा कोई नहीं है, अकेला क्यू है तो क्यू है, आर है तो आर है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। चलिए ठीक है, अगर ना आपका पूरा बेसिक गायब होगा तब फिर वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसी पूरे बात को यूक्लिड बाबा ने पूरा विस्तार से, पहले देखो इतना बात चल रहा था, इसी बात को कॉपी में लिख दिया, नोट डाउन कर दिया, बता दिया, लिख के धर दिया है यहाँ को। हाँ, तो उसको लिख के बताने वाला कौन है? यूक्लिड बाबा। तो अब यूक्लिड बाबा को थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। परिमय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो को धनात्मक पूर्णांक अगर दिए रहने पर ऐसी ओ द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो छोटा है या बराबर है आर से, आर छोटा है बी से। ठीक है, आर छोटा है बी से, इसका मतलब यही है, सही तरीके से पढ़िएगा तो यही है पढ़ने का तरीका। चलिए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जानते हैं। देखो बाबू, गणित है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, करते रहिए, सिखा रहे हैं। चैप्टर में देखिए हिसाब बनाना भर की बात नहीं, आपको जैसे प्लेलिस्ट मिलेगा तो आपको डायरेक्टली हिसाबे चाहिए तो हिसाब खोज खोज के पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए तो नहीं ले लो। लेकिन गणित है, थोड़ा सा हम चाहते हैं अच्छा से डिटेल में पढ़ा, और कोई विशेष बात नहीं है। इस परिणाम की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से ही था, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 में किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि इसी प्रेमिका लेमा पर आधारित है। देखिए अब क्या है, बस हो गया। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी यूक्लिड विभाजन चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम 19वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अलजबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, बस भाषणबाजी और इसमें कोई विशेष कुछ याद नहीं रखना है, याद नहीं करना है, बस ऐसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, अपडेट हो गए दिमाग में। हो सकता है ऑब्जेक्टिव कहियो पूछ ले कोनो एग्जाम में, तो आप वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते। बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा रिलेटेड कुछ नहीं है। प्रेमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक का अचसीय प्रकलित करने की एक तकनीक है, विधि है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का अचसीयफ वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए और बी दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। बस हो गया आपका कहानी खत्म। अब फिर जो है ना, ये अंक गणित के आधारभूत परिमय हम चाहते थे आज पढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा समय को देखते हुए आज का क्लास को, वैसे ये 1.2 का है तो 1.2 में ही पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे, बस इतना ही पढ़ना है, पढ़ देंगे तो ये जाकर पढ़ देते ताकि हाँ पर ये तो क्या दिक्कत है। प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्या की, अभी जो पढ़ रहे हैं इस बात को जो है ना थोड़ा सा हम समझा देंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को, अच्छा ठीक है, इसको समझाने के लिए पहले एक काम करते हैं। जैसे मान लो हम दिए आपको 18, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। 18 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से 9, 3 से 3, तो 18 का क्या आया, 2 गुना 3 पर पावर 2। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए, 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 गुना 3 पर पावर 2। हम लिखे 27, ये भी अभाज्य संख्या, इसका अभाज्य गुणन करो, 3 नमा 27, 3 से 3, तो 27 का क्या लिखेगा, 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 पर पावर 3। हम लिखे 48, ये 2 से खाएगा 1, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से खाया 12, फिर 2 से खाया 6, फिर 2 से खाया 3, तो इसको क्या लिखेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 4 गुना 3, तो 48 को क्या लिखेगा, 2 पर पावर 4 गुना 3। तो प्रत्येक हम लोग भाज्य संख्या को इस रूप में लिख रहे हैं। इसी रूप में लिखना ही जो है ना अंक गणित की आधारभूत परिमेय कहलाता है, और कुछ विशेष बात नहीं है। चलिए उसी बात को अब यहाँ पर सीखते हैं। इसी बात को बताने के लिए विशेष बात कुछ किया नहीं है, बस इसी बात को समझाया गया। पढ़ देते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभी लिख रहे थे, वास्तव में यह कथन सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण यह कथन अंक गणित की आधारभूत परिमेय कहलाता है। आइए इस परिमेय को औपचारिक रूप से व्यक्त करते हैं। अंक गणित की आधारभूत परिमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़िएगा, पढ़ देते हैं। अंक गणित की आधारभूत परिमेय के रूप में विख्यात होने से पहले परिमेय 1.2 का संभवतः सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स की पुस्तक 9 में साध्य 14 के रूप में हुआ था, परंतु इसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस ने अपनी कृति डिस्क्विशस अरिथमेटिकी में दी। कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस को प्रायः, ये जो इतना बड़ा वैज्ञानिक का नाम सब रहता है, मान सरियाने लगता होगा, कोई बात नहीं, याद थोड़े रखना है, एकदम सुनना है बस, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बड़का बड़का वैज्ञानिक सबका नाम इसीलिए हम लोग के देश का ना है। हम लोग के देश का नाम का वैज्ञानिक रहता तो हौले हौले रहता, याद होता, लेकिन हम लोग का देश का वैज्ञानिक का नाम ये जल्दी नहीं आता है, अलगे अलगे सब है। हाँ, एक छोटा छोटा नाम आ जाता है तो अलग बात है। कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार, समझ रहे हैं, कत्ता भर का चचा राजा महाराज, बाप रे बाप, दाढ़ी वाला राजकुमार बुझाता है रे। राजकुमार तो कोनो एंगल से आप नहीं लगते हैं। आपके देश में हो सकते हैं आप राजा होंगे, लेकिन हमारे देश में राजा सब खूबसूरत होता है। ठीक है, आपके जैसा खैर, आप राजकुमार हैं तो हाँ, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार है ना, कहा जाता है, तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, उन्हीं जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित है। देखिए, आर्किमिडीज और न्यूटन का जो है ना
साइंस फिजिक्स में, प्रकाश में भी बहुत योगदान है, गणित में भी योगदान है। 11वां 12वां में जाइएगा ना, एगो कैलकुलस चैप्टर आता है, कैलकुलस, गणित का आधा सिलेबस अकेले लेके बैठा है। ठीक है, अगर ना गणित में कैलकुलस को देखा जाए तो 44 नंबर का एगो चैप्टर है, उसमें अलग अलग चैप्टर है, लेकिन 44 नंबर का कैलकुलस है सिर्फ, और उसको पूरा बढ़िया से जो है ना सरिया के देने वाला कोई और ना है। यही न्यूटन चचा है। न्यूटन चचा हम लोग को बहुत पढ़ने के लिए दे के चला गया, की तो खोजी चली लो जो। और गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। इधर जो भी होगा भाषणबाजी होगा, इससे ज़्यादा ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका क्लास में देखिए आज मुख्य मुद्दे, देखिए आज का क्लास में ज़्यादा नोट डाउन करने लगने था, 3 गो जो हम स्टार पॉइंट लाए थे वही लिखना था। बस आपको आज का क्लास में बस थोड़ा सा देखिए, चैप्टर भाषा वाला है तो भाषा पढ़ना आपको ज़रूरी है। हौला लगेगा, भारी नहीं लगेगा, ये मेरा हमारे तरफ से आपको प्रयास जरूर रहेगा। गणित आपको भारी नहीं लगने देंगे। आज का क्लास को बस इंटरेस्टिंग के लिए आप बस देखिए, आज का क्लास इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये इतना याद रखिएगा। आज का क्लास में मुख्य रूप से हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाना चाह रहे थे और कोई विशेष बात नहीं था। कल का जो क्लास होगा वो पूरा चैप्टर 1.1 पर ही होगा। 1.1 के हिसाब को ही आप समझिएगा। कल का क्लास बहुत ही लंबा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि 1.1 में बिहार बोर्ड पूछे या कोनो बोर्ड पूछे सबसे बनेगा। मेरा मुख्य प्राथमिकता बिहार बोर्ड से ही है। हम मुख्य रूप से बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को ही नज़र में रख के पढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा शब्दों में हम कह दिए आज। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अदर बोर्ड का हैं तो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि अदर बोर्ड का भी एग्जाम में गणित यही ना एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, हाँ यही ना पूछेगा। तो एनसीईआरटी अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो कोनो भी बोर्ड का हूँ आप पढ़ सकते हैं निश्चिंत होकर के। विज्ञान भी एनसीईआरटी को देख के ही हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल उसमें सब चीज़ रहता है, तो आप निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर ना आपको ज़्यादा बोर्ड को ही देख के पढ़ना है, नॉलेज नहीं सीखना, तो आप अपना देख लीजिए, जो आपको अपना बोर्ड पढ़ाता है पढ़ाइए। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम बिहार से पर्सनली हैं, तो बिहार के बच्चे को अच्छे से समझते हैं, तो बिहार के बच्चे के लिए ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम बिहार बोर्ड के लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। क्योंकि हम बिहार बोर्ड से पढ़े, बिहार बोर्ड के ही लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हाँ, कोनो बोर्ड हो तो वो एनसीईआरटी का ही फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी आपको बेस्ट यहाँ मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे साथियों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों ध्यान की ओर जरूर बढ़िए, ध्यान कीजिए। आजकल के जनरेशन में बस यही है कि थोड़ा थोड़ा बात पे नाराज होना, मन में हमेशा भय, संशय, मन में उदासी, छोटा छोटा बात पे नाराज हो जाना, छोटा छोटा बात पे मार कर लेना, छोटे छोटे बातों पर एक दूसरे से जलन होना, ईर्ष्या होना, ये सब चीज़ को दूर कर देगा और आपको अध्यात्म की गहराई में एक सुकूनता, आत्मसम्मान के साथ एक ईमानदारी सा जीवन प्रदान करेगा। आप अपने आप को मजबूत पाइएगा कईयों लोगों से, क्योंकि आप ध्यान के ऊर्जा को आप समेट के खुद को ऊर्जावान बना चुके होंगे। अभी का समय से ही अगर आप ध्यान करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, आपका रोम रोम पुलकित होगा। आप अपने आप को उस कदर बना चुके होंगे कि आपको मंजिल मिलना जब शुरू होगा, लगातार मंजिल की झरियाँ लगेगा। तो आप लोग ध्यान जरूर कीजिए। ध्यान करने के लिए आप किसी गुरु के शरण में जाकर भी ध्यान सीख सकते हैं, या फिर और ध्यान पर रिसर्च करके आप ध्यान सीखिएगा। क्या कि हम आपको डायरेक्टली ध्यान के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी का आज्ञा का उल्लंघन होगा। ठीक है, ध्यान करने का जो प्रोसेस है, जो आपको परमात्मा से मिलन कराने का प्रोसेस होता है,
वो आपको पूर्ण संत ही दे सकता है, पूर्ण गुरु ही देता है। तो आप अपने पूर्ण गुरु का पहचान कर, पूर्ण गुरु का मतलब होता है जो आपको आपके ही अंतर्घट में भगवान का दर्शन करा दे, ईश्वर का दर्शन करा दे। मतलब आपको जब आपके अंदर में भगवान का भगवान मतलब ज्योति स्वरूप का, प्रकाश रूप का दर्शन करा दे, वो पूर्ण गुरु होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम, जो अखंड में, इस पूरा ब्रह्मांड में, मंडलाकारम पूरा इस मंगल में, पूरा इस दुनिया में व्याप्त है, उस ज्योति को, उस प्रकाश को, तत्पदम दर्शितम येन मतलब तत्क्षण तत्पद में उस ज्योति स्वरूप का दर्शन करा देता। दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को ही पूर्ण गुरु कहते हैं। तो पूर्ण गुरु का आपको पहचान करना चाहिए। धीरे धीरे आपको सब बात समझ में आएगा। खैर, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपको धीरे धीरे हर एक बात समझ में आएगा। ध्यान में अभी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगता है। आंख बंद करके ज्ञान मुद्रा में बैठिए, पीठ सीधा कीजिए, अच्छे तरीके से खुद को अनुशासित कीजिए, शरीर को हिलने डुलने मत दीजिए, और खुद को जो है ना यहाँ पर भिकुटी पर आंख को टिकाइए। कुछ नहीं सोचना है, बस एक चीज सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। अपने मन को देखना है। अभी बस मन को देखते रहिए मन में क्या क्या चल रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसी तरह से पढ़ते रहिए। पढ़ते ध्यान करते करते आपको मन में जो है ना शून्यता आने लगेगा। ऑटोमेटिक आपको भगवान भी दिखने लगेगा। भाई भगवान सभी के पास है, देखने की चाहत होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।